हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। दिस इज शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स एजुकेटर। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 12th में आप लोगों को क्या स्ट्रेटजी लेकर के चलनी चाहिए। 11वीं आप लोगों ने पास कर लिया है, अब आप 12वीं में आ गए हैं, तो आपको थोड़ा बहुत तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। अब आप पहले से ज्यादा मैच्योर हो रहे हैं, आपकी पढ़ाई का लेवल भाई साहब बढ़ रहा है। इसी साल कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी देना है और इसी साल आपको बोर्ड एग्जाम भी फोड़ना है, तो उसके लिए एक धुआंधार स्ट्रेटजी लेकर के मैं आ गया हूं, आपका अपना फिजिक्स मेंटर शैलेंद्र पांडे। मेरे प्यारे बच्चों, देखो, सबसे पहली बात होती है स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है। स्ट्रेटजी का मतलब यह है कि भाई एक ऐसी प्लानिंग जो हम अपने हिसाब से करेंगे, अपनी कंडीशंस के हिसाब से करेंगे और उसके हिसाब से हम लोग परफॉर्म करते हुए अपने एग्जाम्स में फोड़ने वाले हैं। तो यह होता है स्ट्रेटजी का मतलब। अब बात यह आई, क्योंकि हर एक बच्चा अलग है, हर एक बच्चे की फैमिली अलग है, उसकी कंडीशंस अलग है, तो सभी के लिए मेरे प्यारे बच्चों स्ट्रेटजी भी अलग अलग होती है। लेकिन जब भी आप स्ट्रेटजी बनाओगे, आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि भाई आखिर ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमारी स्ट्रेटजी में शामिल होना ही होना चाहिए। राइट, सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूंगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए स्ट्रेटजी बनाते समय। और वो सबसे पहला पॉइंट है कि भैया पहले तो पेशेंस अपने अंदर रखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है पेशेंस और पॉजिटिव थिंकिंग अपने सिलेबस के लिए, है ना। अपने ऊपर पहले तो पॉजिटिव थिंकिंग आप रखो, अपने थॉट्स जो हैं आपके वो हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। कई बार मैंने सुना है बच्चों को, सर हमसे तो न्यूमेरिकल बनता ही नहीं, सर हम तो कर ही नहीं पाते हैं, सर 11th में भी नहीं कर पाए थे, सर 12th में कैसे करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये निगेटिव एटीट्यूड है। निगेटिव एटीट्यूड तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर किसी कारण से 11वीं में कुछ कम नंबर आए हैं, अगर आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स उतने नहीं बना पाए हैं, तो भी आपको यही सोचना चाहिए कि भाई 11वीं में मैंने उतनी मेहनत नहीं किया था जितना रिक्वायर्ड था। और ये कहीं ना कहीं सच्चाई होती है। अगर आप उतनी मेहनत करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपसे न्यूमेरिकल्स कैसे नहीं बनेंगे। बाकी 100% न्यूमेरिकल्स तो सभी से नहीं बन पाते। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर फिजिक्स में आप 80 to 90% न्यूमेरिकल्स भी बनाना शुरू कर देते हैं, अगर आपसे सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, तो आप समझ जाओ कि आप एकदम राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हो। और ये लगातार मेहनत आप करते रहोगे तो ये अपने आप मेरे प्यारे बच्चों इंप्रूव होता रहेगा। तो उसके लिए पेशेंस हमको चाहिए, हमको कंसिस्टेंसी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। रेगुलर बेसिस पर जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पेशेंस रखते हुए आपको कंटिन्यूअसली करते रहना है। उसमें कहीं पर भी निगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए, जो आप लोग बार बार कहते हो कि यार मेरे से तो बन ही नहीं पाएगा। ये तो लाइन ही अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इवन मैं तो हर एक बच्चे को कहता हूं, रोज एक बार कहा करो कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं 100% कर लूंगा, मुझे पता है। आप सबने मूवी देखी होगी वो आमिर खान साहब की, जिसमें बोलते हैं ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो ये ऑल इज वेल क्या था? आपको अपने इस दिल को बुद्धू बनाना है, क्योंकि ये आपको भटकाता बहुत है। आप इधर उधर भटकने अगर लग जाओगे भाई साहब, तो आप अपने ट्रैक से हट जाओगे। इससे अच्छा इसको बहलाए रहो, भैया ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब एकदम चकाचक चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग भी अपने दिमाग से खेलो, अपने दिमाग से खेलना सीखो। उसको बोलो ये बात कि भाई साहब मैं सब कर लूंगा, मैं मेहनत करूंगा और मैं 100% कर लूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। रोज ये बात अपने आप से 5 बार मेरे प्यारे बच्चों बोला करिए। अब उसके बाद की बात आ गई, सर दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए। तो स्ट्रेटजी में दूसरा पॉइंट ऐड कर लो भैया, नोट्स मेकिंग। आप जो भी क्लास अटेंड कर रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ने जाते हो, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ते हो, चाहे आप मेरे से पढ़ रहे हो, यहां पीडब्ल्यू में पढ़ रहे हो, तो मेरे प्यारे बच्चों नोट्स मेकिंग आपको रेगुलर करना चाहिए। आपने आज मान लो लेक्चर कोई अटेंड किया, तो आपको आज ही उसके नोट्स भी बना लेने चाहिए, जस्ट आफ्टर द क्लास या फिर ड्यूरिंग द क्लास। अगर आप टीचर के पेस के साथ चल पा रहे हो तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर टीचर थोड़ा फास्ट चल रहा है, आप उस दौरान लिख नहीं पाते हो, तो लेक्चर खत्म होने के जस्ट बाद आपका काम होना चाहिए 15 से 20 मिनट में उस नोट्स को जल्दी से प्रिपेयर कर लो, ताकि इसी बहाने एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है, आपको डेली रिवीजन कुछ ना कुछ करते रहना है अपने सिलेबस में। ये पॉइंट्स अपने हिसाब से सेट करो कि आज मैं क्या पढ़ूंगा, कल मैं क्या पढ़ूंगा, कल मैं कौन सा टॉपिक में था, या आज मैं कौन से
टॉपिक में आऊंगा, ये डिसीजन आपका होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ये बना करके कोई लिस्ट आपको नहीं देगा और मेरे हिसाब से आपको वो लिस्ट फॉलो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी कंडीशन अलग है। हो सकता है आप 2 चैप्टर प्रिपेयर करके बैठे हो और मैं आपको पहले चैप्टर का टॉपिक दूं तो कोई फायदा नहीं है, राइट। तो ये स्ट्रेटजी आपको अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा कि भाई साहब किसी एक चैप्टर में अगर 10 टॉपिक्स हैं तो आप उनको कैसे कैसे कवर करेंगे, कब कवर करेंगे। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि रेगुलर बेसिस पर अपने रिवीजन करने की आदत बना लीजिए। एक तो रिवीजन आपका हो जाएगा, जो आज का लेक्चर आपने पढ़ा है फिर आपने उसके नोट्स बनाए हैं, नोट्स बनाते समय ही आपका रिवीजन हो जाएगा। दूसरा रिवीजन आपको करना है डेली रिवीजन के फॉर्म में, यानी कि प्रीवियसली पढ़े हुए जो टॉपिक्स हैं उनको रोज कोई ना कोई टॉपिक आपको जो है वो रिवाइज करना ही करना है। इसको अपनी आदत में मेरे प्यारे बच्चों बना लो। इसके बाद एक फोर्थ आपको काम और करना है, दैट इज डेली न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। फिजिक्स में जितने बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं मैंने सभी से ये रिक्वेस्ट कर रखा है, सभी को ये बात बोल रखा है कि भाई साहब कम से कम 10 न्यूमेरिकल आपको रोज लगाने चाहिए। अगर आपका एम है बोर्ड एग्जाम्स को फोड़ना है, जेई नीट में कुछ बढ़िया करना है, मिनिमम 10 न्यूमेरिकल्स पर डे। बूंद बूंद से घड़ा भरता है मेरे प्यारे बच्चों। रोज अगर आप सिर्फ और सिर्फ 10 न्यूमेरिकल भी अगर आप रोज लगा रहे हो तो सोचो एक साल में 365 दिन होते हैं, राइट। 10 न्यूमेरिकल भी करोगे तो 3650 न्यूमेरिकल्स आप एक साल में सॉल्व करोगे। और भैया बोर्ड एग्जाम में तो कितने आने हैं कुल मिला के? 35-40 क्वेश्चंस आने हैं, राइट। जब आपने 3500 क्वेश्चंस कर रखे होंगे तो उनमें से 35-40 क्वेश्चंस 100% है बन जाएंगे। लेकिन ये रेगुलरिटी से फॉलो करने वाली चीज है। ऐसा नहीं कि हमने 3 दिन नहीं किया लेकिन आज हम 30 न्यूमेरिकल एक साथ कर लेंगे, नहीं, ये नहीं करना है। रोज 10 न्यूमेरिकल्स करना है। किसी एक चैप्टर के आज करने हैं, फिर किसी दूसरे चैप्टर के कल करने हैं, फिर किसी चैप्टर का कल करना है, लेकिन रोज 10 न्यूमेरिकल्स आपको करते चले जाना है। और ये हमेशा का आदत बना लो, आज से ये आदत बना लो। अब ऐसा भी मत करना कि एग्जाम के 1 महीना पहले से सोचेंगे हाँ भाई अब मैं 10-10 न्यूमेरिकल करूंगा, टोटल में 30 दिन में 300 न्यूमेरिकल करूंगा और मैं फोड़ के आ जाऊंगा। भैया ऐसा नहीं होता है। ये आपके साल भर की स्ट्रेटजी है, रोज 10 न्यूमेरिकल्स। और मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ 10 न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगेगा? बहुत ज्यादा लगेगा तो 1 घंटे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 5 से 6 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता है किसी भी न्यूमेरिकल में। अब बात यह है कि सर ये न्यूमेरिकल हम कहां से करेंगे? सबसे पहली बात ये होती है जो लेक्चर्स आप लोग को हम लोग देते हैं, पहले उस लेक्चर्स के बेसिस पर जो क्वेश्चंस हम लोगों ने करवा रखे हैं लेक्चर में, उन क्वेश्चंस को पहले अच्छे से करो, उनकी प्रैक्टिस एक बार फिर से करो। उसके बाद दूसरा होता है आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है, उस रेफरेंस बुक के सारे एग्जाम्पल्स लाइन से करो। आजकल जितनी भी अच्छी रेफरेंस बुक्स हैं सभी में हर एक चैप्टर में कम से कम 60-70 न्यूमेरिकल्स आप लोग को मिल जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों वहां से 10-10 न्यूमेरिकल्स आपको पर डे उठा करके करना शुरू कर देना है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आ जाता है टेस्ट। जितने भी टेस्ट आपके स्कूल में हो रहे हो, जितने भी टेस्ट आपसे पीडब्ल्यू ले रहा हो, है ना, या किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में आप जाते हो, जितने भी टेस्ट आपके हो रहे हैं वो सारे टेस्ट आपको परफॉर्म करने। इस डर से टेस्ट नहीं छोड़ना है भाई साहब कि सर ये वाला चैप्टर प्रिपेयर नहीं है, टेस्ट दे करके क्या करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, पहले तो पूरी कोशिश करिए कि वो चैप्टर आपको प्रिपेयर हो जाए जिसका टेस्ट होने वाला है। फिर भी नहीं भी हो पाता है तो कम से कम आपको 10, 15, 20 क्वेश्चंस नए तो मिलेंगे। देखो टेस्ट देने का ये मतलब नहीं है कि ये वाले टेस्ट में हमने टॉप कर दिया तो हमको ऑस्कर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा भाई। टेस्ट देने से ऑस्कर आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन उस टेस्ट से आपको सीख मिल रही है। यानी कि अगला पॉइंट हमारा यही है, टेस्ट का एनालिसिस। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एनी टॉपर। मेरे प्यारे बच्चों मैं भी हाई स्कूल इंटरमीडिएट दोनों में ही स्टेट बोर्ड्स में टॉपर में था। मेरी ऑल यूपी में बहुत अच्छी रैंक आई थी जिसके लिए मुझे बहुत सारे इनाम भी मिले थे, राइट। तो मैं आपको ये चीज एकदम सजेस्ट कर सकता हूं बहुत अच्छे से कि टेस्ट का एनालिसिस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। जो भी टेस्ट आपने दिया, अगर उसमें 20 क्वेश्चन आए थे, आपसे मान लो 12 क्वेश्चन आपने सही किए लेकिन 8 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आपको सोचना चाहिए जो गलत हुआ वो क्यों गलत हुआ, उसमें आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से गलत हो गया। और जिस कॉन्सेप्ट पर आपका कमांड ना हो उस कॉन्सेप्ट को आप फिर से पढ़ो, उन न्यूमेरिकल्स को आप फिर से करो। ये करते रहना है आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो और उन टेस्ट का एनालिसिस खुद करो। टॉपर के कितने मार्क्स हैं ये चेक करो, हाईएस्ट कितने हो सकते थे ये चेक करो, तुम्हारे कितने हैं ये चेक करो, कहां पर वीक हो उस पर मेहनत करना शुरू करो। अपने आप एक दिन आप जीत जाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपका कंपटीशन आपके बगल में बैठे हुए बच्चे से नहीं है,
आपका कंपटीशन आपके खुद से है। क्योंकि मैंने कहा ना, हर बच्चे की परवरिश अलग होती है, हर बच्चे के संस्कार अलग होते हैं, हर बच्चे का फाइनेंशियल कंडीशन अलग अलग होता है, हर बच्चे की पढ़ाई अलग अलग होती है, राइट। यानी कि हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, सबकी अलग अलग सिचुएशन है। लेकिन आपको अपने रिकॉर्ड को तोड़ना है। अगर आप साल के अभी शुरुआत में हैं, मान लो किसी टेस्ट में आपने 20 नंबर का टेस्ट था, आपके केवल 5 नंबर आए हैं, तो भी आपको अपने रिकॉर्ड को तोड़ना है। अगले टेस्ट में 5 की जगह मैं 7 नंबर लाऊंगा, जब 7 आ जाएंगे उसके अगले टेस्ट में मैं 9 नंबर लाऊंगा, जब 9 आ जाएंगे फिर मैं 11 नंबर लाऊंगा। एक समय ऐसा आएगा आप मजबूर हो जाएंगे, आपको 20 में 20 नंबर लाना ही पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये टेस्ट का एनालिसिस और अपने आप से ये प्रॉमिस आपको करना पड़ेगा कि भाई साहब मैं अपने रिकॉर्ड को तोड़ूंगा। अगर आप हर बार अपने रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए केवल मेहनत करते चले गए तो बेटा स्लोली आप ऐसा इंप्रूव होंगे कि आपको खुद फील नहीं होगा कि भाई मैं क्या था और मैं क्या हो गया हूं, राइट। तो ये काम करना आज से शुरू कर दो। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे गड़बड़ करते हैं। अगर आपका बेस बहुत मजबूत नहीं है और आप कंपैरिजन कर रहे हो किसी टॉपर से जो जेईई मेंस में 360 में 360 ला रहा है, तो भाई साहब उससे कंपेयर करने से कोई फायदा नहीं है आपका। उसका लेवल ही अलग है, उसने बचपन से पढ़ाई किया है, आपने नहीं किया उतना पढ़ाई, राइट। लेकिन आप खुद से तो कंपेयर कर सकते हो भाई। खुद से खुद को कंपेयर करना जो बच्चा सीख गया, वो पहली बात तो डिप्रेशन से अलग हट जाएगा, ठीक। डिप्रेशन आपको कभी नहीं होगा अगर आप खुद से कंपटीशन करना शुरू करोगे, अपने रिकॉर्ड्स को बीट करना शुरू कर दोगे, तो हमेशा आप टेंशन फ्री रहोगे मेरे प्यारे बच्चों। अब अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के समय के लिए, दैट इज अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। आप लोगों के जीवन में जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करो। चाहे वो कोई सोशल मीडिया हो, चाहे वो कोई आपका फ्रेंड हो, चाहे वो आपका गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो, उसको अवॉइड करने की कोशिश करो, क्योंकि ये आपके जीवन में, आपकी सक्सेस में रुकावट है मेरे प्यारे बच्चों। देखो एकदम तो नहीं खत्म किया जा सकता, मुझे भी पता है कि हाँ सर मैं बिल्कुल भी मोबाइल चलाऊंगा ही नहीं, ऐसे बच्चे बहुत ही रेयर होते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों उसकी टाइम को लिमिट कर दो। अगर आप दिन भर में 5 घंटे मोबाइल चलाते हो तो उसको लिमिट कर दो, आधे घंटे से ज्यादा नहीं चलाऊंगा। रील्स आप देखते देखते 2-2 घंटे देख लेते हो, टाइम फिक्स कर लो 15 मिनट से ज्यादा नहीं देखूंगा, अब इसके बाद का अगले दिन देखूंगा, राइट। तो ये अगर आप सेट कर लेते हो तो आप उन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर दोगे। पहले कोशिश करो बिल्कुल खत्म करने का, और मुझे पता है अगर बहुत अच्छे से आप खत्म नहीं कर पा रहे हो तो उसको एकदम मिनिमाइज करो। जितना मिनिमाइज कर सकते हो बेटा उतना मिनिमाइज करो, क्योंकि ये समय पढ़ने का है, जीवन में कुछ करने का है। अगर इस समय आप डिस्ट्रैक्शंस में फंसे रह गए भाई साहब तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, राइट। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, कंप्लीट बैकलॉग्स। अगर आप लोग हम लोग के किसी भी ऑनलाइन बैच में है और आपका बैकलॉग हो गया है तो उस बैकलॉग को जितना जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं उतना जल्दी कंप्लीट करिए। बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप नॉर्मली 4 घंटे रोज पढ़ते हो तो भाई साहब 8 घंटे पढ़ो, जब 8 घंटे पढ़ते हो तो 12 घंटे पढ़ो। आपको अपने उस ड्यूरेशन को बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपनी कंसिस्टेंसी को बढ़ाना पड़ेगा। देखो अगर किसी से रेस जीतनी है तो उससे तेज चलना पड़ता है। सिलेबस जिस स्पीड से चल रहा है उससे फास्ट आप कवर करोगे तभी बैकलॉग कवर होगा, अदरवाइज बैकलॉग कभी भी कवर नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो बैकलॉग को जितना फास्ट आप कवर कर सकें उतना फास्ट कवर करने की कोशिश करिए, आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो अपनी स्ट्रेटजी जब आप बनाएंगे तो ये 8 पॉइंट्स जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे 8 पॉइंट्स आप उसमें ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से आप अपने सिलेबस को कवर कर रहे हो, कितने ड्यूरेशन में कवर कर रहे हो, और रिवीजन के लिए आप टाइम अपना छोड़ रहे हैं कि नहीं, टाइम है कि नहीं आपके पास रिवीजन के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आ जाओ, आपको क्लास 12th के सिलेबस में थोड़ा सा ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं भाई साहब जो छोटे चैप्टर्स हैं, कौन से ऐसे हैं जो थोड़े मीडियोकर टाइप के हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो टाइम टेकिंग चैप्टर्स हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके सिलेबस में जो सबसे पहला चैप्टर आपका है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ये थोड़ा मीडियम लेवल का चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये भी मीडियम लेवल का आता है। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी आपका मीडियम लेवल पर आता है। ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें आपको टाइम लगेगा बट बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और ये बेसिक चैप्टर्स हैं, ठीक है। टीचर्स हालांकि इनको आराम से बहुत धीमे धीमे पढ़ाते हैं क्योंकि स्टार्टिंग का फेज होता है, बहुत सारी और भी चीजें आपको सिखानी होती हैं। लेकिन ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको हम लोग मीडियम लेवल में डालते हैं क्योंकि कुछ समय के बाद
अभी हो सकता है आपको पहला चैप्टर टफ लग रहा हो, लेकिन जब इसी चैप्टर का टेस्ट आप अपने स्कूल में भी दोगे, यहां पीडब्ल्यू में भी दोगे, और भी आप उसका बार बार रिवीजन करोगे, बार बार टेस्ट दोगे, तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ समय के बाद आपको ये नॉर्मल लगने लग जाएंगे चैप्टर्स। ठीक है, ये सबसे इजी चैप्टर्स बेटा बच्चों को लगने लगते हैं कुछ समय के बाद। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बच्चों को ऐसा लगता है, क्योंकि मैं काफी साल से ऑफलाइन भी मैंने पढ़ाया है, तो मुझे बच्चों का फीडबैक भी बहुत अच्छे से पता है। बच्चों को लगता है कि सर ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला जो चैप्टर है उसमें इंटीग्रेशन वगैरह बार बार कुछ ज्यादा ही करना पड़ता है, इसलिए उनको ये चैप्टर थोड़ा सा टाइम टेकिंग चैप्टर लगता है। कई बार बच्चों को थोड़ा सा टफ भी लगता है ये चैप्टर, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जैसा हम लोग सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, सिर्फ फोकस करने की जरूरत है। अब उसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, क्योंकि इसका बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स सीबीएसई ने अपने सिलेबस से हटा दिए हैं, तो ये चैप्टर बहुत ही छोटू सा हो गया है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। ये चैप्टर आप बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद आपका देखो अगला चैप्टर जो आने वाला है, दैट इज ईएमआई एंड देन ऑल्टरनेटिंग करंट। भाई साहब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ऑल्टरनेटिंग करंट, ये दो चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत सारे बच्चों को मतलब टफ लगते हैं। सच में ये उनको टफ लगते हैं, और मैं आपको बताऊं जेईई नीट में बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी इन चैप्टर्स से आ जाते हैं। लेकिन चैप्टर बड़े प्यारे चैप्टर हैं, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इसमें बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट पे अगर हमारा कमांड है भाई साहब, तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और जितने बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, मैं आपको गारंटी लेकर के बोल रहा हूं, आप एकदम मस्त, आपको मजा आएगा जब ये चैप्टर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें आपको एकदम फील आएगा, ये मेरी गारंटी है। राइट, तो आप सभी लोगों को क्या करना है, एकदम जो टाइम टेकिंग वाले चैप्टर्स हैं, उसमें जब भी ये चैप्टर्स आपके सिलेबस में आएंगे, आप उनको बड़े आराम आराम से प्रिपेयर करेंगे और अच्छा खासा उनमें समय दीजिए। कोई इशू नहीं, आपके पास पूरे 1 साल का टाइम है, अपने हिसाब से चैप्टर्स को प्रिपेयर करो, लेकिन प्रिपेयर करो। इनसे क्वेश्चंस अगर पूछे जाएं तो आपसे भाई साहब बनने चाहिए। ठीक, उसके बाद देखो अगले हमारे पास चैप्टर्स कौन से हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हमारी बुक 2 स्टार्ट हो गई है। राइट, बुक 2 स्टार्ट हो गई है। ईएम वेव्स बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। उसके बाद आपका रे ऑप्टिक्स आता है, जो कि मॉडरेट लेवल का चैप्टर है, थोड़ा सा लेंदी भी होता है, लेकिन इसमें ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को पहले से आती हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, है ना, ये सारी चीजें आप लोगों ने क्योंकि क्लास 10th में भी पढ़ रखा है, इसलिए ये आपको कोई बहुत कठिन नहीं लगता, बट फिर भी थोड़ा सा टाइम तो लेता ही है, इसलिए इसको हम लोगों ने मॉडरेट लेवल पर डाला है। लेकिन इसके बाद का जो अगला चैप्टर आपका है वेव ऑप्टिक्स, मेरे प्यारे बच्चों, वो एकदम नई सी चीज होती है आप लोगों के लिए। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एकदम नई चीज है जो आपने अभी तक कभी भी पढ़ा नहीं है, इसलिए ये चैप्टर बच्चों को थोड़ा सा टफ भी लगता है, और इसमें वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना प्रिफर करते हैं, क्योंकि वो टाइम टेकिंग उनके हिसाब से होता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला चैप्टर आपका आता है मॉडर्न फिजिक्स का पहला चैप्टर, यानी कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बट बच्चे इसको भी मॉडरेट लेवल में डालना पसंद करते हैं, यानी कि इसमें भी आपको थोड़ा सा टाइम जो है देना पड़ेगा। उसके बाद कुछ बहुत इजी चैप्टर्स आपके आ जाते हैं, जैसे कि एटम्स, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। रदरफोर्ड साहब का आप मॉडल पढ़ोगे, नील बोहर साहब का आप मॉडल पढ़ोगे, है ना, तो बहुत ही आसान सा है। उसके बाद न्यूक्लियाई आता है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों। और फिर आखिरी चैप्टर आपका आता है सेमीकंडक्टर, क्योंकि सेमीकंडक्टर में से बहुत सारी चीजें सीबीएसई ने हटा दिया है, तो ये चैप्टर भी आपका बहुत ही छोटा सा चैप्टर हो गया है। अब आप जरा सोचो, आपके पूरे सिलेबस में मेरे प्यारे बच्चों 14 चैप्टर्स हैं। अब 14 चैप्टर्स आपके पूरे सिलेबस में है, 12th के सिलेबस में, जिनमें से 5 चैप्टर तो बहुत छोटे हैं। खुद ही सोचो, 14 चैप्टर में से 5 चैप्टर्स आपके बहुत छोटे हैं, बहुत ही आसान है। इनको आप अगर मेहनत करोगे तो 3 से 4 दिन के अंदर आप थॉरोली बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद देखो 5 चैप्टर्स आपके मॉडरेट लेवल के हैं, यानी कि इसमें भी थोड़ा मोड़ा टाइम देंगे तो भाई साहब 5 की जगह 10 दिन का टाइम देंगे तो ये भी जो है बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जो बच्चों को थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगते हैं, बच्चों को थोड़ा सा टफ लगते हैं। तो आप खुद देख सकते हो 14 चैप्टर में से सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं जो टफ हैं। तो अपने दिमाग से ही जो फिजिक्स का हवा है ना भाई साहब, इसको निकाल दीजिए। फिजिक्स बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, बस इसमें कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, इनमें बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए, तो आपको कहीं कोई दिक्कत भाई साहब आने वाली नहीं है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप लोग क्लास 12th स्टार्ट कर रहे हो तो कुछ चीजें आपको क्लास 11th की आनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली चीज है बेसिक मैथमेटिक्स, यानी कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक अलजेब्रा,
अलजेब्रा, आप लोगों को मैक्सिमा मिनिमा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सब का बेसिक आना चाहिए। तो कोई एक वन शॉट लेक्चर किसी अच्छे एजुकेटर का देखिए, हम लोग के चैनल पर भी आपको वन शॉट लेक्चर्स यहां पर मिल जाएंगे पीडब्ल्यू में, उसको भी आप लोग देख सकते हो। बेसिक मैथमेटिक्स का वो लेक्चर देखकर पहले उतना उसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लो, राइट। उसके बाद मोशन के कॉन्सेप्ट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट, सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। फिर लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन आपके लॉज हैं, वो लॉज आपको पता होना चाहिए। वर्क एनर्जी पावर में केवल वर्क निकालना आना चाहिए, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एनर्जी कितनी होती है, कि क्या बेसिक फॉर्मूले हैं, ये सब आप लोग को आई होप पता भी होगा। इतना आप लोगों को बेटा 11th का आना ही चाहिए अगर आप 12th क्लास में एंट्री कर रहे हो। तो अगर आपने 11 ध्यान से नहीं पढ़ा है तो कम से कम इतने टॉपिक्स तो ध्यान से पढ़ लो भाई। केवल इतने टॉपिक्स भी अगर आप ध्यान से पढ़ लोगे तो भी आप एकदम फोड़ करके आओगे एग्जाम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 12th आपको एकदम मस्त समझ में आएगा। अब आ जाइए जरा आपको बता देते हैं कौन कौन सी बुक्स हैं जिनको आप लोग प्रेफर कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बुक मैं आपको बता रहा हूं, आपकी अपनी एनसीईआरटी बुक है, जिसके आपको सारे के सारे एग्जांपल्स और सारी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो सब सॉल्व करने। बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं लेकिन बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद आती है आपकी रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक आप चाहो तो नूतन कुमार मित्तल की बहुत सिंपल बुक है और बहुत जमाने से चली आ रही है, ये वाली किताब आप लोग ले सकते हो। इसके अलावा पर्सनली अगर मैं बोलूं तो मुझे एस एल अरोरा ज्यादा अच्छी लगती है, बाकी मॉडर्न एबीसी की बुक भी है। आप इस बुक और इस बुक में से कोई एक बुक उठा करके करेंगे, लेकिन थॉरोली करेंगे। सारी किताबें कलेक्ट करने की बेटा जरूरत नहीं है, इन तीनों में से कोई एक किताब आप ले लो, लेकिन थॉरोली करो। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, आप एस एल अरोरा ले सकते हो, बहुत ही प्यारी किताब है इस किताब के। लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है। केवल सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे एग्जांपल्स आपने अच्छे से कर लिए, उसके बाद आपने एनसीईआरटी बुक कर ली, भाई साहब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको ऐसा लगे कि ये तो हमको आता ही नहीं है। आप सब कर ले जाओगे। बोर्ड्स में तो आप फोड़ ही सकते हैं, आप जेईई मेंस और नीट जैसे एग्जामिनेशंस में भी ये बुक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, राइट। इसके बाद आखिरी में आप लोग को पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर भी करना होता है। वो लास्ट टाइम की बात है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया हो, एग्जाम में 2 महीना रह गया हो, उस समय आप लोग फिर पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर्स जो आते हैं मार्केट में उसको लेकर के करना शुरू करेंगे। बस इससे ज्यादा किताबों की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 5, 6, 7 किताबें इकट्ठा कर ली। भाई साहब रिक्वायर्ड ही नहीं है, उतने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स। अब अगली बात आई, सर न्यूमेरिकल्स कैसे बनेंगे। बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न है, सर न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होंगे। भाई साहब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए देखो बेटा एक सीक्वेंस है। सबसे पहले जो आपको लेक्चर नोट्स हम लोगों ने दिए हैं, जो हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ाया है, सबसे पहले उसको थॉरोली समझो, अच्छे से समझो, एक एक कॉन्सेप्ट को समझो। उसके बाद जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है ना, सेम कॉन्सेप्ट्स को आप रेफरेंस बुक से पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों रेफरेंस बुक जो आपके पास है, उस रेफरेंस बुक से जितने भी एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, पहले वो सारे करिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, फिर सोचो ये किस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, सर ने कौन सा कॉन्सेप्ट सिखाया, कौन सा फॉर्मूला सिखाया, उस फॉर्मूले को लगाने की कोशिश करो। तो वहां से आपको ये एग्जाम्पल्स आपसे बनना शुरू होंगे। कुछ आपसे सॉल्व हो जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएंगे तो उनका सोल्यूशन देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद का काम है भैया, फिर आप आ जाओ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर। केवल इतना सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। अगर ये आपने फॉलो किया तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपसे 100% मेरे प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है, तो अगर आप कोशिश करोगे कंटिन्यूअसली तो आपकी हार कभी हो ही नहीं सकती है मेरे प्यारे बच्चों, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रेटजी सेशन। आप लोगों को इस स्ट्रेटजी में सिर्फ इतनी बातों का ध्यान रखना है, और मैं आपको बस एक ही चीज आखिरी में कहना चाहूंगा, अपने पर भरोसा रखो, अपने लिए मेहनत करो, अपने माँ बाप को रोज देखो। आपके जो फादर हैं, आपके जो मदर हैं, आपके पेरेंट्स जो हैं, उनसे बड़ा मोटिवेशन, उनसे बड़ा इंस्पिरेशन मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता है। आप सोचो आज जो आपने किया है, क्या उससे अपने माँ बाप के लिए आप कुछ कर पाओगे, क्या आप उनको कुछ दे पाओगे? इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। और जो बच्चा मोटिवेटेड रहता है भाई साहब, वो तो एग्जाम फोड़ता ही बोलता है। तो मोटिवेटेड रहिए, जम के मेहनत करिए। बाकी मिलते हैं हम लोग अपने बैचेस में। गुड बाय, टेक केयर।